हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 का अपना अगला पार्ट। कल की वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था जहाँ पर हमने नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन विद बेस देखी थी। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने कल कवर किया था। आज हम इससे आगे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन इंटेक्स क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। खट्टे या फिर दही जैसे सब्सटेंस आपको ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में, बर्तन में क्यों नहीं रखने चाहिए। तो आपको पता है कि कर्ड में खटास है और खट्टापन किसे रिप्रेजेंट करता है, एसिड को। आपको अच्छे से याद है, सोर इन टेस्ट का मतलब है कि एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो जो दही है वो भी एक तरह के एसिड ही होती है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और अगर आप एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो आपको अच्छे से याद है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में एक सॉल्ट बनता है। अब ये सॉल्ट आपकी हेल्थ के लिए कैसा होगा हमें नहीं पता, डिपेंडिंग कि किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो होता क्या है, जब आप किसी भी खट्टे पदार्थ को या फिर दही को, कर्ड को रखते हो कॉपर के साथ या फिर ब्रास के साथ, तो बेसिकली ये मेटल के साथ, कॉपर के साथ या जो भी मेटल का कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और एक सॉल्ट बनाता है जो कि जनरली हमारी हेल्थ के लिए बेकार होता है। ठीक है, जो कि अनहेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए। ओके, इसी वजह से हमें उस सब्सटेंस को, उस दही को किसी भी ऐसे मेटल के कटोरे वगैरह में नहीं रखना चाहिए। तो मतलब अब आप जब दही वगैरह खाते हो तो जनरली तो हम कटोरी वगैरह में ले लेते हैं, उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि मोस्टली हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो स्टील वगैरह के होते हैं और स्टील इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसे पूरे दिन उसी में रखते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप किसी भी कॉपर वगैरह की चीज़ में दही जमा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है। तो आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट होता है मिट्टी का। खैर, हम उस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम साइंस पर आते हैं, अपना साइंस की बातों पर बात करते हैं। तो आपको आई होप इस बारे में समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, कि हमें कर्ड को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो अभी हमने देखा होता क्या है, H2 गैस निकलती है। अब आपको करना क्या है, इलिस्ट्रेट दिस विद एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ को यहाँ से, ये वाला आपको टॉपिक याद होगा जो हमने पढ़ा था, इस टॉपिक से इसे समझा सकते हैं कि जब आप किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में एक HCl या कोई भी आप एसिड ले सकते हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, उसे उसमें कोई मेटल डालेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक डाल रखा है, तो आप देखेंगे उसमें से गैस निकलेगी। और वो गैस अगर आप सोप सॉल्यूशन से लेकर जाएंगे तो वो गैस लिबरेट होगी बबल के फॉर्म में। और जब आप उस बबल के पास एक जलती हुई कैंडल को लेके आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। क्योंकि वो पॉप साउंड के साथ जल रही है, इसका मतलब है उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस एग्जांपल से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस मतलब हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो कैसे आप पता लगाएंगे, वही सेम, आप बर्निंग कैंडल को जब इससे पास लेकर जाएंगे तो वो पॉप अप साउंड के साथ जलेगी और यही हमारा टेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मेटल कंपाउंड ए है आपके पास, जिसे आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और उसमें आपको मिलता है एफरसेंस। ओके, मतलब आपको थोड़ी सी गैसेस मिलती हैं। तो ये जो गैस निकल रही है, इस गैस को अगर बर्निंग कैंडल के पास लेकर आते हैं तो वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मीन्स बुझ जाती है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। अगर एक कंपाउंड आपका कैल्शियम क्लोराइड बना है तो आपको पूरी रिएक्शन बनानी है। ठीक है,
तो अब इससे हम समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हो क्या रहा है, आपको दिया है एक कंपाउंड मेटल है ए, आपके पास है ए, और आपने उसे क्या किया, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है, और रिएक्ट कराने से एक गैस बनी है। ओके, इतना आपको क्लियर है। अब साथ ही साथ एक और कंपाउंड बना है जो कि है आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। कंपाउंड क्या है आपका, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है, तो एक एक करके चीज़ें समझ लेते हैं। अभी आपको दो चीज़ें साफ साफ मिली हुई हैं, वो क्या है, पहली चीज़ है HCl। पहली चीज़ क्या है, HCl आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल है HCl, और यहाँ दूसरी चीज़ जो साफ साफ आपको दे रखी है वो है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बन गया आपका CaCl2। अब होगा क्या, आप सिंपल देखेंगे कि जो भी यहाँ पर मेटल है, मेटल का कंपाउंड है एक्चुअली, तो उसमें कौन सा मेटल होगा, कैल्शियम होगा, क्योंकि आपको साफ साफ दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो भी कंपाउंड है उसमें क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, आपने यहाँ से कंपाउंड में जो भी मेटल है वो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड। तो कौन सा मेटल मिल गया आपको, कैल्शियम मिल गया। यहाँ बोला है एक गैस है, और वो गैस कौन सी है, वो गैस वो है जिसे जब आप एक जलती हुई कैंडल के पास लेकर जाते हो तो वो बुझ जाती है। तो इसका मतलब वो गैस कौन सी हुई, वो गैस हुई कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा देती है। आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है ताकि आग को बुझाया जा सके, क्योंकि वो ऑक्सीजन से हैवियर होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि जब उन्होंने बोला है कि फायर एक्सटिंग्विश कर रही है वो गैस, इसका मतलब ये गैस कौन सी हो गई, CO2। क्यों, क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विश कर रही है, ठीक है, आग को बुझा रही है, और इसीलिए ये क्या है, CO2 गैस है। अब आपको हमने बताया था कि अगर CO2 है, इसका मतलब जो सॉल्ट वहाँ यूज़ हो रहा होगा, जो भी कंपाउंड यूज़ हो रहा होगा, उसमें कौन सा होगा मटेरियल, वो होगा कार्बोनेट। याद है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो सॉल्ट क्या बनता है, उससे कार्बोनेट बनता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। सिंपल, समझ में आ गया। तो यहाँ से आपकी ये रिएक्शन हो जाती है पूरी। ओके, अब एक टर्म आपका बच जाता है यहाँ पर हाइड्रोजन, जो कि यूज़ नहीं हुआ। तो आपको याद है जब आपके पास मेटल कार्बोनेट होता है और एक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, जी हाँ, साथ में बनता है वाटर, H2O। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। आप इसे चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, एक्चुअली बैलेंसिंग भी बोली हुई है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, लिख देंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर कैल्शियम एक है, ओके, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हम बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ जो CO2 है, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, हमने 2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब ये जो क्लोरीन है ये भी यहाँ पर 2 हो गए, जैसे हमने यहाँ पर 2 लगाया, क्लोरीन भी आपके 2 हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ राइट साइड पे देखो Cl भी 2 ही हैं, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 1, 3। अब ये बैलेंस हो चुका है, तो आपने ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है इस रिएक्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन दिया था इसके लिए आपने लिख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आपको बोला है, नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें, व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है। तो देखिए, सभी एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टी हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ ली थी। दोनों की इस प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी तो कुछ चीज़ें हमने कॉमनली देखी। क्या चीज़ें कॉमनली देखी, आइए देखते हैं। एसिड का जनरल फॉर्मूला हमने क्या बताया था, HX,
ठीक है। और बेस का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था हमने, MOH, ठीक है, मेटल होगा और उसके साथ OH जुड़ा होगा। अब दोनों में आप एक चीज़ देख रहे हो कि हाइड्रोजन दोनों में ही है, दोनों में ही हाइड्रोजन कॉमन है, लेकिन असली चीज़ जो कॉमन है वो क्या है कि जब इन्हें आप पानी में डिसॉल्व करते हो, किसी भी एसिड को, फॉर एग्जांपल HCl आपके पास एसिड है, जब इसे पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, एक्चुअली ये बन जाता है H+ आयन, ठीक है, और Cl- आयन। बेसिकली ये जो HCl है, ये जो एसिड है, ये 2 आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, पानी की प्रेजेंस में ये 2 आयंस में टूट जाता है, और फिर ये जो H+ आयन है ये H2O के साथ जुड़ जाता है, H+ आयन पानी के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है H3O+। इस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ओके, इस आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, जब हम बेस की बात कर रहे हैं, NaOH ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, जब इस बेस को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, H2O में डिसॉल्व करेंगे, तो होगा क्या, ये भी आयंस में टूट जाएगा, Na+ आयन बनेगा और OH- हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनेगा पानी में घुलने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपका आयन में टूट जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी आयन मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और इस केस में भी आपको आयंस मिल रहे हैं जब आप पानी में एसिड और बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस पानी के साथ, वाटर के साथ क्या देता है, आयंस देते हैं, और असल में देखा जाए इन्हीं आयंस की वजह से ये अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो कर पाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं। आपको यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है 2.8, कहा है कि आपको ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेनी है और लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब करना क्या है, आपको इन सब को 100 ml के बीकर में, अलग अलग बीकर में फिक्स कर देना है बेसिकली, ठीक है, और उसमें 2 कील लगा देनी है। इस तरीके से आप 2 कील कनेक्ट कर देंगे नेल्स को, और फिर आपको इसे बैटरी से कनेक्ट कर देना, बीच में एक बल्ब भी लगा देना है और स्विच ऑन करेंगे। अब इन चारों चीज़ों के साथ ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और आपको देखना है कि पानी में घोल देना है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें पानी में सॉल्यूशन में लेना है, वाटर में घोल के लेनी है। ग्लूकोज को भी पानी में घोल के लेना है, अल्कोहल को भी पानी में घोल के लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी और सल्फ्यूरिक एसिड को भी, सबको ही आपको पानी में घोल कर लेना है, और ये रिएक्शन, ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करके देखनी है। तो आप करेंगे क्या, आपको ये देखना है कि आखिर ये बल्ब जलता है या नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, समझ लें, जब आप ग्लूकोज लेते हैं या फिर आप अल्कोहल लेते हैं और उन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये सिर्फ डिसॉल्व होते हैं, ओनली डिसॉल्व, ठीक है, मिक्स होते हैं, लेकिन आयंस नहीं बनते, नो आयंस आर फॉर्म्ड, ठीक है, कोई भी आयंस फॉर्म नहीं होता, ओके, कोई भी आयन फॉर्म नहीं होगा। लेकिन सिमिलर केसेस में भी अल्कोहल में कोई आयन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन जब आपने HCl लिया, जैसे कि ऊपर वाले केस में हमने लिया ही था, जब आपने HCl लिया, H2 में घोला, तो H+ आयन और Cl- आयन बने आपके, और वाटर के साथ ही बने हैं वो। जब ये आयन बने हैं, इसका मतलब है कि वाटर में आयंस बनने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए एक मीडियम मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर आपको आयंस चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो जब आपने ग्लूकोज पानी में घोला या अल्कोहल पानी में घोला तो आपको आयन नहीं मिले, इसका मतलब
कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बल्ब विल नॉट ग्लो। क्यों? ड्यू टू नो आयन फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी आयन नहीं बना है, और अगर आयन ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आकर कैसे होगी? नहीं होगी ना। और HCl वाले केस में या फिर H2SO4 वाले केस में आयंस बनेंगे, बेसिकली H+ आयन बनेगा। ठीक है, और या तो Cl माइनस आयन बनेगा या SO4 माइनस आयन बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि HCl है या H2SO4 है। HCl होगा तो Cl माइनस आयन बनेगा, और H2SO4 होगा तो SO4-2 आयन बनेगा। क्योंकि दो तरह के आयंस बन रहे हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्ट। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि आयन बने हैं इस वजह से। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला? देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इस वजह से बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्यों जो जब बल्ब ग्लो हो रहा है एसिड में, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आयंस फॉर्म हो रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि एसिड में H+ आयंस होते हैं, ठीक है, जो कि कैटायन के फॉर्म में होते हैं, और अनायंस नेगेटिव चार्ज Cl- के फॉर्म में होंगे HCl में। ठीक है, HNO3 है तो NO3 होगा, H2SO4 है तो SO4 होगा। ठीक है, और इथेनोइक एसिड है आपका तो आपका CH3COO होगा, मतलब H+ निकल जाएगा बेसिकली उसमें से। और क्योंकि यहाँ पर कैटायन और अनायन प्रेजेंट हैं, बेसिकली H+ आयन प्रेजेंट हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है। और एसिड अपनी जो प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी, वो किस वजह से शो कर पा रही है? वो कर पा रही है क्योंकि इसमें H+ आयन है। ठीक है, एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ओके, और जब आप बेस के साथ रिपीट करोगे तब भी सेम चीज़ होगी। जब आप बेस के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तब भी आपको आयंस ही मिलेंगे, और इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और क्योंकि आपका यहाँ पर OH आयन मिल रहा है, तो OH आयन की वजह से ही बेस भी अपनी बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। समझ में आया? एसिड का कैरेक्टर H+ आयंस की वजह से है, बेस का कैरेक्टर OH- के आयंस की वजह से है। ठीक है, इसकी वजह से इसका कैरेक्टर है, और इसकी वजह से इसका कैरेक्टर है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए, व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। पानी में एसिड और बेस का क्या होता है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, ये जो अभी हमने यहाँ किया ना, ये वही है। ठीक, चलिए, पर उससे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं। टॉपिक तो आपने पढ़ लिया, पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए, ये एक्टिविटी देखिए, हमें करना क्या है? बेसिकली हमें HCl गैस बनानी है। ठीक है, HCl गैस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा एक्टिविटी पढ़ लें पहले। एक्टिविटी देखिए 2.9, आपको 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है। ठीक है, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और उसे दिखाए गए इस फिगर की तरह होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया NaCl। ओके, और अब उसमें आपने क्या किया? H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया। सिंपल, आपने NaCl लिया, ठीक है, उसमें H2SO4 ऐड कर दिया। ओके, और सबसे पहली बात तो देखो, जब भी आप कोई भी एसिड ऐड करते हो तो उसे धीरे धीरे ड्रॉप करते हो। देखो, क्वेश्चन दो चीज़ें बन सकती हैं, एक कि पानी में एसिड को डाला जाए या एसिड में पानी को डाला जाए।
तो हमेशा ध्यान रखना, आपको पानी लेना है अपने टेस्ट ट्यूब में और फिर ड्रॉप वाइज धीरे धीरे ड्रॉपर की हेल्प से एसिड उसके अंदर, पानी के अंदर ड्रॉप वाइज डालना है और उसे कॉन्स्टेंटली शेक करते रहना, हिलाते रहना, स्टिर करते रहना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से मिक्स होती जाए। रीज़न क्या है इसका कि जब भी एसिड और वाटर मिलता है या बेस और वाटर मिलता है तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और हीट इतनी होती है कि अगर आपने यहाँ एसिड लिया और पानी मिलाने लगे तो वो पानी इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, और वेपर में एसिड भी मिक्स हो जाएगा और वो वेपर आपके ऊपर उछल के आ सकता है जिससे कि आप जल सकते हैं, है ना। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं यहाँ पर और उस वाटर में एसिड ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं और उसे इंस्टेंटली मिलाते जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आपने यहाँ पर H2SO4 मिला दिया। अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या होगा। तो होगा क्या, आप खुद सोचिए। होगा ये कि दोनों की रिएक्शन होगी, ठीक है, और रिएक्शन के दौरान एक गैस निकलेगी और वो गैस कौन सी होगी, वो गैस होगी आपकी HCl, ठीक है, वो गैस होगी आपकी HCl। तो होगा क्या, यहाँ पर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये Na को डिस्प्लेस कर देगा और आपका Na2SO4 बन जाएगा सॉल्ट, ठीक है, और साथ में बनेगी HCl गैस, ठीक है। अब ये गैस बाहर निकलेगी। आपको क्या करना है, एक ड्राई लिटमस पेपर लेना है, ठीक है, ब्लू कलर का आपको एक ड्राई लिटमस पेपर लेना है और उसे इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, जो ये हमने गैस पास करने के लिए डिलीवरी ट्यूब लगाई है, इसके पास लेकर जाना है और देखना है कि क्या इसका कलर चेंज हो रहा है। आप देखेंगे ड्राई लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इसके पास वेट ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या रीज़न है, अब इसका देखो सिंपल सा रीज़न है। होता क्या है, HCl गैस है ना, HCl क्या है, गैस की फॉर्म में लिबरेट हुई है। तो जब आप इसके पास ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो आयंस नहीं बनेंगे। आयन बनने के लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, जो कि ड्राई लिटमस पेपर में है ही नहीं, तो कोई आयन नहीं बनेगा, ठीक है, मीन्स कोई H+ आयन भी नहीं बनेगा। और जब तक H+ आयन नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा, नो एसिडिक कैरेक्टर, और एसिडिक कैरेक्टर ही शो नहीं होगा तो कलर चेंज भी नहीं होगा। समझ में आया। बेसिकली HCl को तोड़ने के लिए पानी चाहिए और आपने लिया ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो पानी तो है ही नहीं, तो HCl टूटेगा कैसे, नहीं टूटेगा। तो जब HCl टूटेगा ही नहीं तो आयन भी नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो H+ आयन भी नहीं बन रहा, H+ आयन ही नहीं बन रहा तो एसिडिक कैरेक्टर ही शो नहीं हो रहा और जिसकी वजह से कलर चेंज भी नहीं होगा। लेकिन जब आप HCl गैस को वेट लिटमस पेपर से, वेट ब्लू लिटमस पेपर से पास करेंगे, लगाएंगे, टच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वेट है, वेट में क्या है, पानी है, गीला किस वजह से होता है, पानी से होता है, और इसी पानी की वजह से ये HCl रिएक्ट करेगा और H+ आयन बनने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि H+ आयन बन रहे हैं इस वजह से जो आपकी गैस है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी, ठीक है, और उसी एसिडिक कैरेक्टर की वजह से जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, वो रेड में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया।
तो इस वजह से आपको यहाँ पर कलर चेंज देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर आपको एक और चीज़ दे रखी है, गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अब बेसिकली यहाँ पर हम गार ट्यूब भी एक डाल सकते हैं ताकि आपको उस H2S गैस से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ देखिए गार ट्यूब कब लगाई जाती है, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, अगर आपके एनवायरनमेंट में नमी है, ठीक है, तो जो गैस आप पास कर रहे हैं उसे गार ट्यूब से पास करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो गैस है इसके अंदर, भाई जब तुमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो हवा है उसमें नमी भी तो होगी ना, और जब नमी होगी और यहाँ पर H2S गैस बनेगी तो वो उस नमी के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिकली H+ आयन ऑलरेडी बन चुका होगा, तो ड्राई गैस कैसे बनेगी, यहाँ पर नहीं बनेगी, जबकि हमें HCl गैस बनानी है। ठीक है, इसलिए हम पहले से ही यहाँ पर एक गार्ड ट्यूब लगा देते हैं, जिसे हम ड्राइंग ट्यूब भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि गैस को ड्राई कर देता है। ये जो HCl गैस निकलेगी इसे ड्राई कर देगा। ठीक है, इसे यहाँ लगा सकते हैं हम ऐसे ट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ आप लगा सकते हैं, ये क्या कहते हैं, गार्ड ट्यूब। ठीक है, यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। समझ में आ गया, ये वाली ट्यूब आप ऐसे यहाँ लगा सकते हैं। तो इससे बेसिकली ये जो जितना भी इसमें ह्यूमड होगा वो सूख जाएगा और आपको यहाँ पर ड्राई HCl गैस मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन तभी जब आपका क्लाइमेट वेरी ह्यूमड हो, नमी ज़्यादा हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ हाइड्रोनियम आयन बनता है जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, और इसी की वजह से आपको नज़र आता है कि कोई भी कैरेक्टर शो हो रहा है। आखिर ये जो H+ आयन है वो वाटर के साथ जुड़ता क्यों है? उसका रीज़न है कि हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे जुड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। अब जब रिएक्शन हो रही थी एसिड में तो उस वक्त H2O ही प्रेजेंट था, इस वजह से ये इसके साथ जुड़ जाता है और H3O+ आयन बन जाता है। ठीक है, और इसी वजह से आपको एसिडिक कैरेक्टर शो होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिमिलर केस आपका यहाँ भी है, बेस वाला भी है जो अभी हमने समझा था। ठीक, चलिए, तो एक टर्म आता है आपका यहाँ पर एल्कली। होता क्या है, वो बेसिस जो कि पानी में घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वह सिर्फ एल्कली ही एक ऐसा बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व होता है। ठीक है, और यही एल्कली जो होते हैं ये सोपी होते हैं टच करने में, कड़वे होते हैं और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। इन्हीं एल्कली की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कभी भी टच नहीं करना चाहिए, हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना ये हमारे सेल्स के लिए, हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक देखा कि H+ आयन एसिड से मिलते हैं और OH- आयन आपको बेसिस से मिलते हैं। और जब H+ आयन और OH- आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो H और OH मिलकर वाटर बना लेते हैं। ठीक है, और यही वाटर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो कि आप ऑलरेडी पिछली वीडियो में चेकआउट कर चुके हैं। ओके, अब देखिए यह एक्टिविटी 2.10 दे रखी है। आपको 10 ml वाटर लेना है बीकर में, और उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डालनी है और उसे धीरे धीरे हिलाना है और बीकर को टच करना है। क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज नज़र आएगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब भी पानी में, ठीक है, हम डाइल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या फिर बेस, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, वाटर ऐड करना। जब भी हमें पानी ऐड कर रहे हैं एसिड या बेस में तो क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, और जब हीट बनेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बदलेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक।
समझ में आया? इसी वजह से आप देखेंगे इसके ऊपर इस तरह का वार्निंग साइन बना होता है, जो भी आपके केमिकल होते हैं उनके ऊपर जनरली ऐसा साइन बना होता है, क्योंकि वो आपको जला सकते हैं, कोरोसिव हैं वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, दोनों को मिक्स करने पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिसे आपको डायरेक्टली आप उससे डायरेक्टली जल सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और किसी टीचर के या लैब असिस्टेंट के प्रोटेक्शन में ही, निगरानी में ही आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। आपको अपनी लैब के अंदर फालतू ऐसे ही किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए बिना पूछे। आई डोंट नो, आपको नहीं पता कि उसमें जो केमिकल है वो कितना हार्मफुल है। इसलिए लैब के अंदर प्लीज़ थोड़ा सा अपना शांति बनाए रखा करें जब भी आप लैब में जाते हैं। अगर लैब में जाने की आपको कभी भी आपके टीचर आपको लैब में लेकर जाते हैं कभी भी, तो ठीक है। हालांकि हमारे बच्चे तो काफ़ी थोड़े समझदार हैं, तो जब भी हम लेके जाते हैं तो थोड़े से शांत रहते हैं। हालांकि बच्चे तो बच्चे हैं, एज यू ऑल नो। ओके, चलिए। तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। वही जो बात अभी हमने पीछे की थी कि एसिड को जब भी हम डालेंगे पानी में, धीरे धीरे डालेंगे और उसे कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ठीक है, ताकि जो हीट निकले वो धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व हो जाए। अगर आपने, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डाला तो क्या होगा? हीट बहुत तेज़ी से निकलेगी, जिससे एक मिक्सचर जो है वो आपके हाथ पैर के ऊपर जल सकता है और आपको जला सकता है। ओके, और इतनी हीट भी निकल सकती है कि जो जिस ग्लास में रिएक्शन हो रही है वो ग्लास का कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है और आपके ऊपर ही वो सारी चीज़ें गिर सकती हैं और आपको हैवी इंजरी हो सकती है। ठीक है, बर्निंग्स हो सकती हैं। इसीलिए आपको हमेशा थोड़े थोड़े अमाउंट में ही एसिड या बेस पानी के अंदर डालना चाहिए, उसे लगातार मिक्स करते रहना चाहिए। अच्छा, जब भी आप एसिड में या बेस में पानी मिक्स करेंगे तो उससे होगा क्या? उससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एसिड लिया, ठीक है, पानी ज़्यादा लिया, एसिड कम लिया, और आप उसमें धीरे धीरे पानी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बेसिक सी बात है, जब आप पानी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी। आप एक बार को एसिड को छोड़िए, आप ये समझ लीजिए आप चीनी ले रहे हैं। ठीक है, आपने चीनी पानी में घोल रखी है ऑलरेडी, और घोलने के बाद आप उसमें फिर पानी मिलाते जा रहे हैं, तो जितना वो पहले मीठा था, क्या अब भी पानी मिलाने के बाद उतना ही मीठा रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने पानी मिला दिया, तो उसके मीठापन कम होता जाएगा। सिमिलरली जब आप एसिड में पानी मिलाते जाएंगे तो उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी, बेस में पानी मिलाते जाएंगे तो उसकी बेसिसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, और जो एसिड और बेस मिलेगा वो डाइल्यूटेड मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, ये चीज़ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की वीडियो यहीं बंद करेंगे। वाई डू HCl एंड HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर? लेकिन बेसिकली सवाल यह है कि HCl और HNO3 जब आप रिएक्ट कराते हैं तो आपको एसिडिक कैरेक्टर शो होती है, लेकिन अल्कोहल ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो आपको एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता। उसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं, उसका रीज़न आयंस फॉर्म हो जाते हैं, इस वजह से। ठीक है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है, आयंस फॉर्म हो जाते हैं, इसी वजह से है। वाई ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर? यह भी हमने बात की, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है और वाटर के बिना HCl आयंस फॉर्म नहीं कर पाएगा, H+ आयंस नहीं दे पाएगा और वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर? एसिड को पानी में धीरे धीरे क्यों डालना चाहिए, पानी को एसिड में क्यों नहीं? उसका रीज़न अभी डिस्कस किया हमने, क्योंकि डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और अगर आपने एसिड में पानी डाला, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डाला, तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगी, बहुत ज़्यादा हीट बनेगी, जिसकी वजह से एक मिक्सचर इवेपरेट होगा और वो आपके ऊपर डल सकता है, स्प्लैश आउट कर सकता है और आपको जला सकता है। हो सकता है वो जो कंटेनर है वो भी ब्लास्ट कर जाए, वो भी ब्रेक डाउन हो जाए और आप उससे जल जाएं, इस वजह से। हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+?
अफेक्टेड व्हेन एन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। जब एक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? ऑब्वियसली जब आप पानी मिलाते जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, है ना, क्योंकि आप पानी मिलाते जा रहे हैं। हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस ऑफ बेस इज डिजॉल्व। जब आप बेस मिलाते जाएंगे, ठीक है, तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होगा? जब आप बेस मिला रहे हैं तो क्या होगा? उसका हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, है ना। भाई उल्टा कर रहे हो, जब आप पानी मिला रहे हो तो कम होगा, और जब आप बेस या एसिड मिलाओगे तो ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आई थिंक वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।